हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यार्थ सेतु करंट अफेयर 2026 क्रॉनिकल मैगजीन। राज्य संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं हूँ मैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसमें पहला प्रश्न है, 21 मार्च 2026 को प्रकृति की पूजा और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक प्राचीन जनजातीय त्यौहार सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। ध्यान रखिएगा, झारखंड में मनाया जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 102, झारखंड में सरहुल उत्सव को किन जनजातीय समुदायों के लिए नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है? उनका नया साल होता है, किस जनजाति के लिए होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उराव, मुंडा और हो। ये जो है ये जातियों के लिए जो है जनजातियों के लिए नया वर्ष जो है वो माना जाता है। चलिए, उराव, मुंडा और हो समुदाय का यह जनजातीय नव वर्ष सरहुल हिंदू पंचांग के अनुसार कब मनाया जाता है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल पर्व में गांव के पुजारी, जिन्हें पाहन कहा जाता है, जो गांव के पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको पाहन कहा जाता है, द्वारा देवी सरना माँ को क्या अर्पित किया जाता है? क्या अर्पित किया जाता है सरना माँ को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साल यानी कि सखुआ के फूल, फल और हंडिया यानी कि चावल की शराब, ये चीज़ जो है वो अर्पित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उसका सही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल उत्सव के दौरान आगामी वर्ष की वर्षा का पूर्वानुमान किस प्रकार लगाया जाता है? किस प्रकार लगाया जाता है? तो मिट्टी के बर्तन में जल स्तर देखकर लगाया जाता है। यह अनुमान लगाने की उनकी जो है वो तकनीक है जिसको वो यूज करते हैं। जनजातीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माने जाने वाले सरहुल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सरहुल शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है साल के वृक्ष की पूजा। साल के वृक्ष की पूजा, इसका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। साल वृक्ष यानी कि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 107 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही कथन है ऑप्शन नंबर बी, यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख इमारती लकड़ी वाला वृक्ष है। ठीक है, साल वृक्ष का जो है वो बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 मार्च 2026 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण SAIL, जिसको सेल भी बोलते हैं, कि किस इकाई को 4 नए स्टील ग्रेड के लिए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको BIS बोलते हैं, का प्रमाणन प्राप्त हुआ है? किसके लिए प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट को किन 4 नए स्टील ग्रेड के लिए BIS का प्रमाणन मिला है? 4 नए स्टील ग्रेड के लिए मिला है। तो उसका सही जवाब क्या होगा? वो कौन सी ग्रेड हैं जिनके लिए मिला है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ISC 440 LA, 470 LA, 510 LA और 550 LA, इसके लिए मिला है। ठीक है, चलिए नया देखते हैं क्वेश्चन। नए BIS प्रमाणन की मंजूरी से बोकारो संयंत्र को किस प्रकार के स्टील का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी? किस प्रकार के स्टील उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिलेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाई स्ट्रेंथ लो अलाय HSLA, कोल्ड रोल्ड स्टील, इसको उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट में इससे पहले BIS का प्रमाणन केवल किस ग्रेड तक के स्टील के लिए उपलब्ध था?
तो किसके लिए उपलब्ध था? तो इसका सही जवाब है ISC 410 के लिए था। नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए स्टील ग्रेड को किस भारतीय मानक के तहत शामिल किया गया है जो बुनियादी ढांचों और विनिर्माण में उत्पादों की विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे? किस में बढ़ाएंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मानक 513 भाग 2। ठीक है, इसका ये सही जवाब है। आप भी अपने मन से जवाब इसमें दे सकते हैं कि कितने सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। आप भी जो है गैस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोकारो प्लांट ने पहली बार 1100 यानी 1100 टन या 0.5 मिलीमीटर नॉन ग्रेड ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्टील का उत्पादन किया। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होगा? इसका उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होगा? तो इसका मुख्य रूप से यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक वाहनों और जनरेटरों में जो है वो किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नए स्टील ग्रेड ISC 440 LA से 550 LA किस श्रेणी के स्टील में आते हैं जिनका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कम वजन में अधिक मजबूती की आवश्यकता होती है? तो यह किस में आते हैं? तो ये जो आते हैं ये ऑप्शन नंबर ए में आते हैं, हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय। इसमें जो है वो आते हैं, लो एलॉय में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, 8 मार्च 2026 को NCRB के प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन ICJS 2.0 में 93.46 अंकों के साथ कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर था? कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे था? तो कौन सा राज्य इसमें? तो उत्तराखंड जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका जो है वो प्रथम स्थान पे था। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन ICJS 2.0 की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड के बाद, उत्तराखंड आपको पता है कि ये फर्स्ट आ गया, दूसरे स्थान पर 93.41 अंक पर कौन सा राज्य था? तो ये राज्य था हमारा हरियाणा राज्य था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में किन नए आपराधिक कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया? किन नए कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किया? आपराधिक कानून हैं जिनको लागू किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय न्याय संहिता जिसको BNS बोलते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, एक डेटा एक प्रविष्टि सिद्धांत के तहत डिजिटल एकीकरण में किन विभागों के बीच वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में डेटा साझा किया जा रहा है? किसमें किया जा रहा है ये? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुलिस, ई कोर्ट और जेल में। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों पुलिस, ई फॉरेंसिक, ई कोर्ट, ई अभियोजन, ई जेल के डेटाबेस को डिजिटल रूप में एकीकृत करने वाले राष्ट्रीय मंच को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, ICJS, अंतर्राष्ट्रीय संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली इसको कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, 18 से 24 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में चंपावत सरस कार्बेट महोत्सव 2026 का वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? वर्चुअल उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121। इसमें कहा जा रहा है कि चंपावत सरस कार्बेट महोत्सव में मुख्य रूप से किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और होली
परंपराओं बैठकी होली, खड़ी होली का उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, काली कुमायूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंटर कॉर्बेट के फेस्टिवल के रूप में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन गतिविधियों को शामिल किया गया है? किन गतिविधियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और ट्रैकिंग को किया गया है। चंपावत महोत्सव में कुमाऊनी हथकरघा उत्पादों को कृषि उपज की प्रदर्शनियां किस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं? जो प्रदर्शनियां हैं इसकी कृषि उपज की प्रदर्शनियां किस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं? कौन सा महोत्सव है? चंपावत महोत्सव में कुमाऊनी हथकरघा की बात हो रही है के उत्पादों की। इसका जो सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? वोकल फॉर लोकल इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पर्यटन जिसमें अन्वेषण या जोखिम भरी यात्राएं जैसे रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग शामिल होती हैं तथा जो स्थानीय युवाओं के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का मजबूत साधन है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये कहलाता है साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचरस टूरिज्म कहलाता है ये। 19 मार्च 2026 को किस राज्य की विधानसभा ने अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधान वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026 पारित किया है? कौन सा विधेयक पारित किया है? धर्म स्वातंत्र विधेयक जो है 2026 पारित किया है। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के तहत धोखाधड़ी या प्रलोभन से सामूहिक धर्मांतरण कराने का अधिकतम कितनी सजा और न्यूनतम कितने जुर्माने का प्रावधान है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए जुर्माने का जो है वो प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के नए विधेयक के अनुसार महिलाओं, नाबालिगों या SC/ST पीड़ितों के अवैध धर्मांतरण के मामले में कितने रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है? जो पीड़ित होगा उसको मुआवजा कितना मिलेगा, उस मुआवजे की राशि कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख रुपए जो है वो मिलेगा मुआवजे के तौर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के तहत धर्मांतरण के इच्छुक व्यक्तियों को किसके समक्ष पूर्व घोषणा करनी होगी तथा इसका सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य होगा? इसका सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि DM की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे गंभीर अपराध जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं होता है। जमानत देना पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होते हैं। संज्ञेय मतलब जो जान के किया जाता है। 24 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी, एक ये भी क्वेश्चन यहाँ से, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का नाम ओम प्रकाश चौधरी ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है? कितने करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया है? तो इसका सही जवाब है 1,72,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बजट की थीम किस शब्द पर केंद्रित है जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संरचना, अंत्योदय और आजीविका आदि शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संकल्प। ऑप्शन नंबर सी, संकल्प। छत्तीसगढ़ के
2026 से 27 बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, जो कि जीएसडीपी जीएसडीपी का 2.87% है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर, इसका क्या होगा 132 का ऑप्शन नंबर है बी, 2400 करोड़ रुपए, सॉरी 20,400 करोड़ रुपए है, 20,400 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। बजट आवंटन के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो बजट का जो है वो 40% आवंटित किया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 134, छत्तीसगढ़ के इस बजट में कृषक उन्नति योजना और महतारी वंदन योजना के लिए क्रमशः कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 करोड़ और 8,200 करोड़। 17 मार्च 2026 की घोषणा के अनुसार राज्य में साइबर अपराधों के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हरियाणा में किन 3 स्थानों पर नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल। इसका सही ऑप्शन क्या होगा 135 का? तो 135 का ऑप्शन सही है सी, गोहना, बहादुरगढ़ और सोनीपत। ये हरियाणा के जिले हैं। हरियाणा का साइबर अपराध नियंत्रण कक्ष धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए मुख्य रूप से किसके साथ समन्वय कर रहा है? किसके साथ समन्वय कर रहा है? इसमें से क्या सही है आपका? इसमें से सही है विभिन्न बैंकों के साथ जो है वो समन्वय कर रहा है, क्योंकि धोखाधड़ी होगी तो उसमें पैसे का मामला होता है, जहां पैसे का मामला होगा तो कहीं ना कहीं अकाउंट में जाएगा। अगला प्रश्न है 137, 16 मार्च 2026 को CSIR की तकनीकी आधारित ग्रामीण विकास पहल के तहत उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के किस गांव को राज्य का पहला स्मार्ट गांव जो है वो घोषित किया गया है? कौन सा गांव है जिसको पहला स्मार्ट गांव घोषित कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, कुसुमपुर जो है वो बिल्कुल सही इसका आंसर है। कुसुमपुर स्मार्ट गांव में जलवायु अनुकूलन स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों के निर्माण बुनियादी ढांचों पर कौन सी संस्था ध्यान केंद्रित करेगी? कौन सी संस्था ध्यान केंद्रित करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है, CSIR CBRI। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुसुमपुर स्मार्ट गांव परियोजना में आजीविका के तहत स्थानीय लोगों को किस चीज से बने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? किस चीज के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मछली और मुर्गे के पैरों के चमड़े से प्रशिक्षित किया जाएगा। कुसुमपुर स्मार्ट गांव परियोजना का विजन किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है? किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। विकसित भारत 2047 के अनुरूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 है। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि वह अवधारणा क्या कहलाती है जहां डिजिटल तकनीकी और नवाचारों का उपयोग ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों को सुधारने के लिए किया जाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है हमारा, इसमें सही ऑप्शन होगा, क्या ऑप्शन सही होगा 141 का? ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट विलेज जो है वो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 2026 को उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बन गया है? दूसरा राज्य कौन है जिसने UCC को लागू कर दिया है? उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने
इसको लागू किया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है जिसने इसको लागू किया है? यूसीसी को। किसको? यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात जो है वो इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2026 के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। गैर अनुपालन पर अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? अधिकतम कितने रुपए का जुर्माना लगेगा? तो अधिकतम जो है वो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ध्यान रखने वाली बात है, ऑप्शन नंबर बी सही था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात यूसीसी विधेयक यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक में बहुपत्नीत्व यानी एक से ज़्यादा पत्नी को प्रतिबंधित करते हुए धोखाधड़ी पूर्व विवाह के लिए कितने वर्ष तक के कारावास की सज़ा का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। शायद 7 फेरों से जोड़ा गया होगा कि 7 साल की सज़ा दी जाए। गुजरात में लागू होने वाले यूसीसी के अनुसार लिव इन रिलेशनशिप सहवास संबंध के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य है और बच्चों को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशन के में रहने के लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा और अगर बच्चे होते हैं तो उनको वैध रूप माना जाएगा। गुजरात यूसीसी विधेयक 2026 में लिव इन पार्टनर द्वारा परित्याग यानी कि छोड़ देने महिलाओं को कौन सा अधिकार जो है वो दिया गया है? कौन सा अधिकार दिया गया है इसमें? अगर उनका परित्याग होता है तो कौन कौन सा अधिकार दिया गया है? इसमें से 4 चीज़ें दी हुई हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भरण पोषण का अधिकार दिया गया है, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। गुजरात यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक के प्रावधानों से किसे अपवाद छूट दी गई है ताकि उनकी प्रथाओं की रक्षा की जाए? किसको छूट दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने जिनको छूट दी गई है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुसूचित जनजातियों को, एसटी को जो है वो छूट दी गई है ताकि उनकी प्रथाओं का संरक्षण किया जा सके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समान कानून से प्रतिस्थापित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का प्रस्ताव है? किसके यूसीसी का प्रस्ताव है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 जो है 44, आर्टिकल 44। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। 149, हाल ही में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर अहमदनगर जिले के किस गांव ने ग्राम सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित कर दिया है? बहुत अच्छा, जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। कौन सा जाति मुक्त गांव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोंडाला। जाति मुक्त गांव सोंडाला के प्रस्ताव के अनुसार रोजमर्रा के जीवन में जाति का उल्लेख प्रतिबंधित होगा और यह केवल कहाँ तक सीमित रहेगा? ये कहाँ तक सीमित रहेगा ये? तो ये सीमित रहेगा केवल आधिकारिक दस्तावेजों तक सीमित रहेगा। तो आज के इस वीडियो में ये राज्य का तीसरा वीडियो था। इसके बाद राज्य का एक अंतिम वीडियो नंबर 4 आएगा, वह कल आपके पास आएगा और तब तक जो है आप इसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। और पूरे राज्य का एक 1 शॉट भी आएगा जिसमें 200 क्वेश्चन जो हैं वो एक साथ होंगे, जिससे आप पूरे राज्य का जो है वो मई महीने का क्रॉनिकल का रिवीजन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अपना फीडबैक और सुझाव बिल्कुल दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यार्थी सेतु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।